हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 2025। इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम 2025 में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबिन्स ने। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादन के निम्न में से कौन से घटक हैं? उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से घटक है, यानी कौन सा सब जरूरी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी जरूरी है उत्पादन के लिए। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? द वर्ड माइक्रो इज फर्स्टली यूज्ड बाय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेगनार फ्रिंस ने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब, रेगनार फ्रिंस। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड। माइक्रोज ग्रीक शब्द है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वेलफेयर इकोनॉमिस्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा जेबी से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, जेबी से। आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त में सभी, ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिश्रित। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्ट। ऑप्शन बी पूंजीवादी, जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है कैसे? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन ए बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इन। किस अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉ। ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। इसमें कहता है कि किसी उत्पाद या सेवा का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि कम होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है। मान लीजिए अगर आप एक पिज़्ज़ा खरीदते हैं, एक पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उसका पहला टुकड़ा का जो स्वाद है, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, जो जैसे जैसे आप उसको खाते रहिएगा आपका स्वाद कम होता जाएगा। यही इसका नियम है, गो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आपका अगला प्रश्न है, बजट रेखा दर्शाती है। बजट रेखा क्या दर्शाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइस रेशियो, मूल्य अनुपात। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, मूल्य अनुपात दर्शाती है बजट रेखा। आपका अगला प्रश्न है, उदासीन वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमांत प्रतिस्थापन दर से।
स्थापनन वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनात्मक पॉजिटिव। आपका अगला प्रश्न है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी? हो जाएगा ऑप्शन डी, गिफिन वस्तुएं। आपका अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 32 का आंसर हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होती है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पत्ति के साधनों का। आपका अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से। आपका अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पकाल से। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल से, यानी शॉर्ट टर्म से। आपका अगला प्रश्न है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औसत उत्पादन के समान होता है। आपका अगला प्रश्न है, एक फर्म का उत्पादन फलन है, द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इज अ फर्म कॉल्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगतों एवं निर्गतों से संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 रुपया हो और औसत परिवर्तित लागत 3 रुपया हो तो कुल लागत कितनी होगी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 330। अब 330 कैसे हुआ? तो कुल लागत निकालने का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVS, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका दिया हुआ है 30 रुपया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा आपका 100 इंटू 3, यानी कि टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट प्लस इंटू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाएगा 100 इंटू 3 प्लस 30, आपका हो जाएगा 300 प्लस 30 इजक्वल टू 330। क्लियर है? आपका अगला प्रश्न है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यू शेप्ड होता है। आपका ऑप्शन ए, यू आकार होता है, ये आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी सत्य है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्त लागतें यानी एक्सप्लिक्ट कॉस्ट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कच्चे माल की लागत स्थिर नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, MR प्रदर्शित किया जाता है, मार्जिनल रेट प्रदर्शित किया जाता है कैसे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेल्टा TR बाई डेल्टा Q। TR हो जाएगा आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू और बाई चेंज इन टोटल क्वांटिटी।
MR आपका मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा चेंज इन टोटल रिवेन्यू बाई चेंज इन टोटल क्वांटिटी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशंस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी दोनों सही है। आपका अगला प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में आपका ऑप्शन डी सही जवाब। AR MR ए और MR दोनों स्थिर नहीं रहता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, फर्म के संतुलन में क्या होता है? फॉर अ फर्म इक्विलिब्रियम आपका आंसर हो जाएगा MR इक्वल टू MC, मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है जब, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी वस्तु की पूर्ति की निर्धारक घटक है। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार संबंध पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच प्रत्यक्ष का संबंध पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलोचदार इन इलास्टिसिटी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, बाजार स्थित जिसमें एक क्रेता होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें एक क्रेता होता है वो कहलाता है मोनोपोसोनी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, किस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकार। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समरूप, होमोजीनियस। आपका अगला प्रश्न है, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी आप दोनों। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ये किसने कहा था? तो आपको ऑप्शन सी, मार्शल ने कहा था।
आपका अगला प्रश्न है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, किस बिंदु पर कीमत निर्धारित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर। आपका अगला प्रश्न है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित कौन से कारण हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य पाया जाता है किसमें? मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन बाजार में, यानी शॉर्ट पीरियड मार्केट। आपका अगला प्रश्न है, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक। आपका अगला प्रश्न है, मांग अधिक की स्थिति होती है जब, कब होती है मांग अधिक की स्थिति? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ति की तुलना से में मांग अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, साधारण कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक हैं? ऑप्शन डी आपका सही जवाब, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किस चीज का? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। आपका अगला प्रश्न है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांग का नियम, जिसे लॉ ऑफ डिमांड समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? आपका ऑप्शन डी, ये सभी। उपयोग, आय, निवेश, ये सभी प्रवाह के अंतर्गत शामिल है। आपका अगला प्रश्न है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CIG+X-M। ये सभी क्या हैं? तो सी हो जाएगा कंजप्शन, आई हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, जी हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X-M हो जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। X-M हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सी हो जाएगा कंजप्शन, आई हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, जी हो जाएगा आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आपका सी ऑप्शन सही जवाब। एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए ही इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। आपका अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं बाजार मूल्य को कहते हैं क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है,
एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेशरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, ये सभी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित रहता है। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। आपका अगला प्रश्न है, लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? तो आपका ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, उपयुक्त में सभी। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था? मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्टे। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या हैं? द फंक्शन ऑफ मनी इज? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रचलित पत्र मुद्रा। आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। आपका अगला प्रश्न है, साख गुणांक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/CRR। क्रेडिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला is used to determine the total amount of money in a banking system which create based on its reserve। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR, जहां CRR का मतलब होगा कैश रिजर्व रेशियो। क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक कौन से हैं? तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणांतक विधि है? तो आपका ऑप्शन बी, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, क्या साख मुद्रा का विस्तार कब होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब CRR घटता है। आपका अगला प्रश्न है, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधार। अगला प्रश्न है, 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में कुल 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, महामंदी किस वर्ष आई थी? महामंदी किस वर्ष आई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 को। आपका अगला प्रश्न है, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर किसमें वृद्धि होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है,
किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेश तथा आय के बीच। आपका अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीव्ड? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी अनुपात, फॉरेन ग्रांट्स रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं है। गाइस, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।